अगर किसी लिविंग टिश्यू या मान लीजिए किसी जानवर के लिवर का एक छोटा टुकड़ा लिया जाए और दूसरी तरफ ना बगीचे की मिट्टी का एक सैंपल उठाया जाए और दोनों को अगर हम एक केमिकल एनालाइजर में डालें तो जो रिजल्ट आता है ना वो सच में हिला देने वाला होता है। बिल्कुल। और ये बायोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट देखें तो दोनों में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स निकलते हैं। राइट, वही कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही सब। जिंदगी और बेजान मिट्टी आखिर एक ही मटेरियल से बनी है, पर अर्थ्स क्रस्ट और एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के बीच एक बहुत ही बारीक पर एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस जरूर है। अच्छा, और वो क्या है? जिंदा जीवों में ना कार्बन और हाइड्रोजन की रिलेटिव मात्रा उनके आसपास के निर्जीव वातावरण के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। और देखिए यहीं से सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। इस डीप डाइव का जो मुख्य विषय है वो यही बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैवाणु है। हमारे पास जीव विज्ञान का एक विस्तृत दस्तावेज है जो इन्हीं एलिमेंट्स के जुड़ने की कहानी बताता है। और इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि मिट्टी और लिवर के बीच का ये रासायनिक सफर तय कैसे होता है, यानी कैसे ये छोटे छोटे निर्जीव रसायन आपस में मिलकर जिंदगी का इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्टली टाइम्ड तंत्र चलाते हैं। सही बात है। और इस केमिकल भेद को समझने के लिए ना जिंदगी के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लिटरली तोड़ना पड़ता है। देखिए साइंस में जब तक चीजों को उनके सबसे बेसिक कंपोनेंट्स में ना बिखारा जाए तब तक उनका फंक्शन समझ नहीं आता। एक लिविंग आर्किटेक्चर किस मटेरियल से बना है ये देखने के लिए उसे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। दस्तावेज में इसके लिए एक बहुत ही ब्रूटल पर इक्वली फैसिनेटिंग केमिकल एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। हाँ, वो एसिड वाला एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। अगर हमें सवाल का जवाब चाहिए कि जिंदा कोशिका यानी सेल के अंदर आखिर चल क्या रहा है, तो हमें जिंदगी को लिटरली पीसना पड़ता है। राइट। जैसे लिवर का टुकड़ा या प्लांट टिश्यू लिया और उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मोटर और पेस्टल में पीस दिया। इस प्रोसेस से टिश्यू की हर एक सेल टूट जाती है और एक गाढ़ा पेस्ट यानी एक एसिड स्लरी बन जाती है। तो इसके बाद क्या निकल कर आता है? इस एसिड स्लरी को जब एक चीज क्लॉथ या कॉटन से छाना जाता है ना, तब जिंदगी का ये रासायनिक कारखाना दो वर्ग में बंट जाता है। अच्छा। पहला हिस्सा वो है जो एसिड में घुलकर छलनी से नीचे निकल जाता है। साइंस की भाषा में इसे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। ओके। और दूसरा हिस्सा वो है जो एसिड में घुलने से इनकार कर देता है और छलनी के ऊपर रुक जाता है। इसे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। ये प्रोसेस तो बिल्कुल किसी फ्रूट स्मूदी को छलनी से छानने जैसा हो गया। जो हिस्सा पतला और केमिकल में घुला हुआ है वो नीचे चला गया और जो गाढ़ा रेशेदार हिस्सा है वो ऊपर रुक गया। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। दस्तावेज बताता है कि जो नीचे छान कर गया उसमें हजारों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी वो छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर करीब 800 डाल्टन्स के आसपास होता है। और जो छलनी में ऊपर रुक गए वो विशालकाय मॉलिक्यूल्स हैं यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका वजन 2000 डाल्टन्स या उससे भी ज्यादा होता है। पर वेट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आ रहा है। क्या लूप होल? रहे हैं लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से भी कम होता है। उन्हें तो छानकर माइक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ नीचे लिक्विड में चले जाना चाहिए था ना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लिपिड्स का बर्ताव उनके वजन से तय नहीं होता, उनकी फितरत से तय होता है। फितरत से कैसे? देखिए, लिपिड सेल्स के अंदर अकेले फ्रीली घूमने वाले मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। वो दरअसल सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका की बाहरी झिल्ली और अंदर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब उस लिविंग टिश्यू को एसिड में पीसा गया तो दरअसल सेल का पूरा आर्किटेक्चर तोड़ दिया गया। अच्छा। वो सेल मेम्ब्रेन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वापस आपस में जुड़ने लगती हैं और छोटे छोटे वेसिकल्स बनाती हैं। यानी ऐसे बुलबुले जो पानी में घुलते नहीं है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म यही है। ये वेसिकल्स वाटर रिपेलेंट होते हैं और एसिड में घुल नहीं पाते। ओह वाओ। इसलिए भले ही लिपिड्स का वजन कम हो, अपनी इस दुश्वार बनावट और वेसिकल्स बनाने की आदत की वजह से वो छलनी में ऊपर ही रुक जाते हैं और एसिड इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के साथ फंस जाते हैं। टेक्निकली लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं हैं, पर एक्सट्रैक्शन के वक्त उनका फिजिकल बिहेवियर बड़े मॉलिक्यूल्स जैसा हो जाता है। So they're like lightweight plastic balls in a ball pit that clump together and refuse to go down the drain. Exactly. बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है ये। Okay. So what does this all mean for the liquid that did make it through the strainer? जो एसिड सॉल्युबल पूल नीचे छन कर आया है उसमें दरअसल मिलता क्या है?
दस्तावेज कहता है कि इसमें मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं हाँ, मेटाबोलाइट्स। और इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। राइट। एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे अमीनो एसिड्स या शुगर्स। इनका लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है। ये बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स हैं। इनका एक फिक्स्ड फिजियोलॉजिकल काम है जिसके बिना ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की है, और सच बताऊं तो मुझे लगता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यहीं छुपा है। मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लिस्ट सच में माइंड बॉगलिंग है। जब प्लांट, फंगाई और माइक्रोबियल सेल्स का एनालिसिस होता है ना, तो वहां हजारों ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो प्राइमरी बायोकेमिकल पाथवेज का हिस्सा नहीं है। जैसे कि इसमें एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स और रंग बिरंगे पिगमेंट्स शामिल हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक हेल्दी प्लांट सेल इन केमिकल्स के बिना भी आराम से जिंदा रह सकती है। वेट, अगर पौधा उनके बिना जिंदा रह सकता है तो सवाल ये उठता है कि प्लांट इन्हें इतनी भारी मात्रा में सिंथेसाइज क्यों कर रहा है? यही तो बायोलॉजी का रहस्य है। Here's where it gets really interesting. मैं यही सोच रही थी कि पौधे अपने अंदर रबर, खुशबू, मॉर्फिन या तीखे मसाले क्यों बना रहे हैं? उनका अपना क्या डायरेक्ट फायदा है इसमें? पर अगर हम थोड़ा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, पौधे हमारी तरह भागकर किसी प्रेडेटर से अपनी जान तो बचा नहीं सकते। सही बात है। उनके पास पंजे या कोई एडवांस्ड इम्यून सिस्टम नहीं है। तो क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उनका केमिकल वॉरफेयर का तरीका है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सर्वाइवल, और इकोलॉजी बिल्कुल यही जवाब देती है। ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिफेंस मैकेनिज्म और इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस का हिस्सा होते हैं। ओके। एक बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल कैफीन या निकोटीन का लीजिए। पौधे ने इंसानों को सुबह उठाने या रिलैक्स करने के लिए नहीं बनाते। ये दरअसल उनकी नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जब कोई कीड़ा इन पत्तों को खाता है तो ये केमिकल्स उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उसे पैरालाइज कर देते हैं। बग्स के लिए ये सीधा जहर है। वहीं दूसरी तरफ जो रंग बिरंगे पिगमेंट्स और खुशबू होती है ना, वो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का केमिकल सिग्नल है। यानी जिस कैफीन के सहारे हमारी कॉर्पोरेट दुनिया और स्टूडेंट्स अपनी रातें गुजारते हैं, वो असल में पौधों का बनाया गया एक बग किलर है। लिटरली यही है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि पौधों का ये डिफेंसिव केमिकल वॉरफेयर आज इंसानी सभ्यता का आधार बन गया है। रबर जिसे हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, एंटीबायोटिक्स जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, या हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले, हम पूरी तरह से इस प्लांट बायोलॉजी के आगे नतमस्तक है। और यही बायोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस ने ऐसी केमिकल लाइब्रेरी तैयार कर दी जिसका कमर्शियल और मेडिसिनल वैल्यू आज इंसान मैक्सिमाइज कर रहा है। माइंड ब्लोइंग। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स और इन मेटाबोलाइट्स ने हमें सेल का बेसिक फ्यूल और डिफेंस तो समझा दिया, पर एक सेल सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स का केमिकल सूप तो है नहीं। इसका एक ठोस आकार है, एक पूरा आर्किटेक्चर है। जो स्ट्रक्चरल मशीनरी छलनी के ऊपर फंस गई थी ना, उस हैवी वेट डिवीजन में क्या चल रहा है? जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो पानी का ही होता है, करीब 70 से 90%। हाँ, वाटर सबसे अबंडेंट है। राइट। उसके बाद प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। मुझे इनमें प्रोटीन्स सबसे प्रोमिनेंट लगते हैं। दस्तावेज बताता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए पॉलीपेप्टाइड्स हैं और हर प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। इस हेट्रो वर्ड का यहाँ एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के नजरिए से देखिए। एक होमोपॉलीमर में ना बस एक ही तरह का ब्लॉक यानी मोनोमर एक चेन में एंडलेसली जुड़ता चला जाता है। उसमें वैरायटी नहीं होती। पर प्रोटीन का डिजाइन बहुत फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। जिंदगी के पास 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं और इन्हीं 20 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग क्रम में जोड़कर सारे प्रोटीन्स बनते हैं। इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल कहलाते हैं क्योंकि बॉडी की इंटरनल केमिकल फैक्ट्री उन्हें स्क्रैच से नहीं बना सकती। तो वो कहाँ से आते हैं? उन्हें डाइट के जरिए ही फ्यूल अप करना पड़ता है, यानी खाने से। बाकी जो है उन्हें हमारा जिस्म खुद ब्रेकडाउन और सिंथेसाइज कर लेता है। अगर मैं इसे एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, पर उन्हीं 26 लेटर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन और ऑर्डर में अरेंज करके हम हजारों नए शब्द, कहानियां और एंटायर लाइब्रेरीज लिख डालते हैं। क्या इन 20 अमीनो एसिड्स के साथ भी एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? ये तुलना एकदम सटीक है। उन 20 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, उनका सिंटैक्स ही तय करता है कि प्रोटीन की आखिरी शक्ल और फंक्शन क्या होगा। और इनके फंक्शंस की रेंज सच में विशाल है।
जैसे क्या क्या करते हैं ये? जैसे एक ग्लूट4 नाम का प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन्स के क्रॉस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने का हाईवे बनाता है। एंटीबॉडीज वही प्रोटीन्स हैं जो शेप शिफ्ट करके बीमारियों को आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करती हैं। कुछ प्रोटीन्स सिग्नल कैरी करने वाले हार्मोन्स बन जाते हैं, तो कुछ सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स बनकर हमारी सूंघने या स्वाद की क्षमता को इनेबल करते हैं। वाओ, इनकी वैरायटी तो सच में अनंत लगती है। बिल्कुल, अगर इनकी टोटल डोमिनेंस देखनी हो ना, तो पूरे एनिमल किंगडम में कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है जो इंटरसेलुलर ग्लू का काम करता है। और अगर पूरी धरती की बायोस्फीयर को मिला लें तो रुबिस्को यानी रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो कार्बन फिक्सेशन के लिए जरूरी है। और इस मैक्रोमोलिक्यूलर क्लब का दूसरा पिलर है पॉलीसैकेराइड्स। ये दरअसल शुगर्स की लंबी चेन्स हैं, जैसे सेल्यूलोस और स्टार्च। दोनों ही प्योरली ग्लूकोज से बने हुए धागे हैं। सेल्यूलोस का नाम आते ही ध्यान आता है पौधों की सेल वॉल। हमारे आसपास का पेपर और कॉटन कपड़े सब सेल्यूलोजिक हैं। राइट। और दूसरी तरफ स्टार्च है, जो पौधों की इंटरनल बैटरी या एनर्जी स्टोर हाउस की तरह काम करता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर दोनों ही बस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के रिपीट होने से बने हैं, तो इनके बिहेव करने का तरीका इतना ड्रास्टिकली अलग क्यों है? दस्तावेज में आयोडीन टेस्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो इस मिस्टीरियस डिफरेंस को पॉइंट आउट करता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द फंडामेंटल रूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री ना, तो वो है कि स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स फंक्शन। स्टार्च और सेलुलोस एक ही मटेरियल से बनने के बावजूद अपनी 3 डायमेंशनल बनावट में कंप्लीटली अलग हैं। कैसे अलग है? स्टार्च का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक हेलिक्स की तरह, यानी एक पुराने टेलीफोन के स्प्रिंग कॉर्ड की तरह घुमावदार होता है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि जब उस पर आयोडीन डाला जाता है तो वो अपनी इन कॉइल्स के अंदर आयोडाइन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेता है, जिससे स्टार्च आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है और एक डीप ब्लू रंग निकल कर आता है। यानी स्टार्च की कॉइल शेप ने आयोडीन को फंसा लिया। तो क्या सेल्यूलोज में ऐसी कोई स्प्रिंग नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सेल्यूलोज की चेन एकदम सीधी, रिजिड और एक्सटेंडेड होती है। उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स हेलिसेस या पॉकेट्स नहीं होते जहां कोई मॉलिक्यूल अटक सके, इसलिए वो आयोडीन को फंसा नहीं पाता और वहां कोई कलर चेंज नहीं होता। दैट मेक्स सो मच सेंस। मटेरियल वही है, बस शेप के बदलने से केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल गए। और ये शेप चेंज वाली बात मुझे सीधा दोबारा प्रोटीन्स की तरफ खींच रही है। यहाँ इस डॉक्यूमेंट का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हाँ, प्रोटीन फोल्डिंग। फिर वो थोड़ा स्पाइरल या फोल्ड होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। पर असली सिनेमैटिक ट्विस्ट तब आता है जब वो लंबा धागा खुद पर बुरी तरह से लिपटकर एक 3 डायमेंशनल खोखली ऊन की गेंद जैसा आकार ले लेता है। इसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और लास्ट में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जैसे हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 अलग अलग फोल्डेड सब यूनिट्स एक साथ आते हैं। पर नेचर इस धागे को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? इस टर्शरी फोल्ड में ऐसी क्या सुपर पावर है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर ही वो स्टेज है जहाँ उस प्रोटीन को अपनी मैकेनिकल आइडेंटिटी मिलती है, खासकर जब बात एंजाइम्स की आती है। जब प्रोटीन का सीक्वेंस खुद पर फोल्ड होकर 3D शेप लेता है ना, तो उसकी सतह पर रैंडम नहीं बल्कि बहुत कैलकुलेटेड दरारें, क्रेविसेस या जेब यानी पॉकेट्स बन जाती हैं। ओके। इन्हीं में से एक स्पेसिफिक पॉकेट को एक्टिव साइट कहा जाता है। लगभग सभी एंजाइम्स इनहेरेंटली प्रोटीन्स ही होते हैं, अलबत्ता कुछ आरएनए स्ट्रक्चर्स को छोड़कर, जिन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। इस एक्टिव साइट की फिजिकल ज्योमेट्री इतनी प्रिसाइज होती है कि इसमें सिर्फ एक खास केमिकल, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, बिल्कुल लॉक इन की मैकेनिज्म की तरह परफेक्टली फिट हो सकता है। जैसे ताले में एक स्पेसिफिक चाबी फिट होती है। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो वहां लॉक होता है, एंजाइम केमिकल बॉन्ड्स को स्ट्रेच करके रिएक्शन की स्पीड को अनइमेजिनेबल लेवल पर बढ़ा देता है। ये अनइमेजिनेबल स्पीड को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। दस्तावेज में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके कार्बोनिक एसिड बनने का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर इस रिएक्शन को बिना किसी एंजाइम के नेचुरल स्पीड पर छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 1 घंटे में बस 200? हाँ, वो बहुत स्लो है। लेकिन जैसे ही सेल के अंदर मौजूद कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम इस प्रोसेस में ऐड किया जाता है, ये रफ्तार सीधा 600,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर चली जाती है। 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स। यानी इस एक एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन की स्पीड को करीब 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया। ये नंबर सच में स्टैगरिंग है। इसी देखकर लगता है एंजाइम्स बायोलॉजी के लिटरल चीट कोड्स हैं। ये आखिर मैकेनिज्म के लेवल पर इतना बड़ा स्पीड बूस्ट देते कैसे हैं?
इस राज को खोलने के लिए ना हमें एक्टिवेशन एनर्जी के थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि किसी भी केमिकल या सबस्ट्रेट को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक ऊंचे एनर्जी पहाड़ की चोटी तक चढ़ना पड़ता है। अच्छा। इस अनस्टेबल चोटी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर पहाड़ ऊंचा है तो रिएक्शन स्लो होगी। एंजाइम्स सिंपली इस पहाड़ को काटकर छोटा कर देते हैं। ओह, तो वो एक शॉर्टकट बना देते हैं। बिल्कुल, वो एनर्जी बैरियर को इतना गिरा देते हैं कि सबस्ट्रेट आसानी से और बहुत तेजी से पहाड़ पार करके प्रोडक्ट में बदल जाता है। प्रोसेस के दौरान एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते जरूर हैं, पर यह बॉन्ड बहुत ही ट्रांजिएंट यानी क्षणिक होता है। रिएक्शन कंप्लीट होते प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम दोबारा एक नए सबस्ट्रेट के लिए आजाद हो जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। अगर ये एंजाइम्स मशीनरी इतनी हाईली ट्यून्ड और पावरफुल है तो इनकी स्ट्रक्चर में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छुपी होनी चाहिए। मैं इसे डायरेक्टली ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। कीजिए। जब हमें बहुत तेज फीवर होता है, लेट्स से 104 डिग्रीज, तो पूरी बॉडी शट डाउन होने लगती है, बहुत लेथार्जी फील होती है। क्या फीवर हमारी इस सेलुलर मशीनरी को लिटरली पिघला रहा होता है? ये एग्जैक्टली वही फिनोमेना है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर घट रहा होता है। एंजाइम्स की सबसे बड़ी पावर यानी उनकी स्पेसिफिक 3D टर्शरी स्ट्रक्चर, वही उनकी अकिलीज हील है। अच्छा। देखिए, एंजाइम्स नॉर्मली एक बहुत ही नैरो टेम्परेचर और पीएच रेंज में बेस्ट काम करते हैं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर यानी 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है, इन प्रोटीन धागों के बीच के नाजुक बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। ओ, यानी वो ऊन की गेंद वापस खुलने लगती है? एकदम सही, उनकी 3 डायमेंशनल शेप खुलने लगती है। और सबसे कैटास्ट्रॉफिक बात ये होती है कि वो एक्टिव साइट वाली पॉकेट अपना प्रिसाइज आकार खो देती है। पॉकेट नहीं तो सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म रैपिडली स्लो डाउन हो जाएगा। यही वजह है कि एक्सट्रीम फीवर टिश्यूज के लिए लीथल हो सकता है। तो गर्मी प्रैक्टिकली इन नन्हे मशीन्स को तोड़ रही है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल उबलते हुए झरनों या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं। वहाँ टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास होता है। उनका इंटरनल मशीनरी मेल्ट क्यों नहीं होता? उनके एंजाइम्स अलग मटीरियल के हैं क्या? मटेरियल वही अमाइनो एसिड्स हैं, पर उनका फोल्डिंग लॉजिक और बॉन्डिंग बहुत डेंस होता है। जो माइक्रोब्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, उनके एंजाइम्स का स्ट्रक्चर नेचुरली इतना थर्मली स्टेबल होता है कि वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी डीनेचर नहीं होते। वाओ! एवोल्यूशन ने उन्हें उस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में जिंदा रहने के लिए ऐसे एंजाइम्स दिए हैं जो किसी स्टैंडर्ड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स झेल सकते हैं। That is just brilliant engineering by nature. अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर एक मशीन सेल के अंदर 10 मिलियन गुना की एस्ट्रोनॉमिकल स्पीड से चल रही है, तो उस पर कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, कोई ब्रेक्स होना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, वरना सेल अपना ही सारा फ्यूल बर्न कर देगी। हमेशा टेम्परेचर और पीएच तो फ्लक्चुएट नहीं हो सकता ना सेल में। इन सुपर मशीन्स पर ब्रेक्स कैसे लगते हैं? मेटाबॉलिज्म को केओटिक होने से रोकने के लिए सेल्स इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करती हैं। ये ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर उसकी स्पीड को या तो कम कर देते हैं या पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक मैकेनिज्म इतना क्लेवर है कि उसे कंपैरेटिव इनहिबिशन कहा जाता है। कंपैरेटिव इनहिबिशन मतलब कंपटीशन के जरिए पॉकेट को जैम करना, एक तरह का ट्रैफिक जैम। इसको एक परफेक्ट इम्पोस्टर या बेरूपिये की तरह समझिए। एक कंपैरेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूलर लेवल पर दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसा होता है, उसका फुटप्रिंट एकदम सेम होता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट धोखा खा जाती है। ओह! असली सबस्ट्रेट की जगह ये इम्पोस्टर इनहिबिटर उस पॉकेट में जाकर टाइटली फिट हो जाता है। अब क्योंकि एक्टिव साइट पहले से ही ऑक्यूपाइड है, ओरिजिनल सबस्टेंट वहां लॉक नहीं हो पाता और रिएक्शन वहीं रुक जाती है। दस्तावेज में इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम है जिसका असली सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, पर अगर सेल में मैलोनेट आ जाए जो ज्योमेट्री में सक्सिनेट की एग्जैक्ट कॉपी लगता है, तो वो एंजाइम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। Here's where it gets really interesting. हम इंसानों ने शायद नेचर का ये इम्पोस्टर वाला ट्रिक रिवर्स इंजीनियर कर लिया है ना? बिल्कुल। मॉडर्न मेडिसिन और फार्माकोलॉजी कंप्लीटली इस प्रिंसिपल पर हेवीली रिलाई करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स डिजाइन होती हैं, वो दरअसल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ही होती हैं।
ओह आई सी। वो ऐसे मॉलिक्यूलर बेरूपिये होते हैं जो बैक्टीरिया के एसेंशियल लाइफ सेविंग एंजाइम्स की एक्टिव साइट को जाकर ब्लॉक कर देते हैं। एंजाइम रुका तो पैथोजन बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी और इन्फेक्शन फाइनली कंट्रोल में आ जाता है। व्हाट अ फिनोमिनल वे टू फाइट डिजीज। तो ये तो बात हो गई इंजन को रोकने की, लेकिन इग्निशन का क्या? अगर एंजाइम को फंक्शन स्टार्ट करना है तो क्या वो फोल्डेड प्रोटीन का धागा अपने आप काफी होता? दस्तावेज के आखिरी हिस्से में कोफैक्टर्स का जिक्र है, जी जिसे पढ़कर थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि इनकी जरूरत क्या है। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। देखिए, ज्यादातर एंजाइम्स प्योर फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एपो एंजाइम कहते हैं, पर इनमें से बहुत सारों को स्ट्रक्चरली और केमिकली एक्टिव होने के लिए एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट यानी एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, उन नॉन प्रोटीन केमिकल हेल्पर पार्ट्स को ही कोफैक्टर्स कहते हैं। जब तक एपो एंजाइम से ये कोफैक्टर नहीं जुड़ता, तब तक एंजाइम की एक्टिव पॉकेट प्रॉपर्ली सेट नहीं होती और कैटालिटिक इंजन स्टार्ट नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं विजुअलाइज करूं तो मान लीजिए कि एंजाइम एक बहुत ही एडवांस कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कार है। उसका इंजन परफेक्टली डिजाइन किया गया है, एरोडायनामिक बॉडी है और फ्यूल टैंक फुल है, पर जब तक आप इग्निशन में चाबी नहीं लगाओगे वो कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या ये कोफैक्टर्स बेसिकली वो चाबियां हैं? ये कार और की एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है यहाँ। दस्तावेज इन्हें 3 अलग-अलग टाइप्स में क्लासिफाई करता है: प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, मेटल आयंस और कोएंजाइम्स। हाँ, अगर उस इग्निशन की वैरायटीज की बात करें तो पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एपो एंजाइम यानी कार से परमानेंटली और बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। जैसे पेरोक्सिडेज या कैटलेज एंजाइम के अंदर हीम ग्रुप होता है जो डायरेक्टली एक्टिव साइट का हिस्सा है। ओके। दूसरे होते हैं मेटल आयंस जैसे जिंक, जो कार्बोक्सीपेप्टेड नाम के एंजाइम के साथ मिलकर सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। और तीसरे जो सबसे डायनामिक हैं वो हैं कोएंजाइम्स। ये डायनामिक क्यों है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं पर इनका जुड़ना क्षणिक होता है, यानी ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के ठीक टाइम पर ही आकर जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। और इस स्पेसिफिक सेगमेंट में जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो ये है कि इन कोएंजाइम्स का सीधा कनेक्शन हमारी डेली डाइट और न्यूट्रिशन से है। दस्तावेज पॉइंट आउट करता है कि NAD और NADP नाम के इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स के अंदर नाइसिन नाम का विटामिन पाया जाता है। राइट। मतलब जब हम फिटीग फील करते हैं, एनर्जी डाउन होती है और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें विटामिन्स लेने की सलाह देते हैं, तो वो एसेंशियली हमारी बॉडी की उन इंजन रूपी स्पॉट्स कार्स को उनकी मिसिंग चाबियां वापस सप्लाई कर रहे होते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म का लूप अनइंटरप्टेड चल सके। एग्जैक्टली। अगर आप बॉडी के केमिकल एनवायरनमेंट से उन क्रूशियल मेटल आयंस या विटामिन्स को कंप्लीटली रिमूव कर दें तो पूरी एंजाइम स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी तुरंत जीरो हो जाएगी। वो मशीनरी फ्लॉलेसली फोल्ड होकर डिजाइन जरूर की गई है, पर उसके हर एक पुर्जे, चाहे वो विटामिन हो, मेटल हो या अमीनो एसिड, को एग्जैक्ट टाइम पर अपना केमिकल रोल प्ले करना जरूरी है, तभी लाइफ सस्टेन होती है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम जूम आउट करके एक साथ देखें तो सच में आश्चर्य होता है। चाहे हम बाहर से कितने भी अलग दिखें, चाहे वो एक जायंट बनियन ट्री हो, एक डीप सी बैक्टीरिया या हम इंसान, अंदर से हम सब बेसिकली पानी, कुछ 20 अमीनो एसिड्स के अनंत कॉम्बिनेशंस और इनक्रेडिबली फास्ट एंजाइम रिएक्शंस का एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। सही कहा आपने। जिंदगी सिर्फ मिट्टी से उठे रैंडम केमिकल्स का एक केओटिक सूप नहीं है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही एलिगेंट और परफेक्टली मैनेज सिस्टम है जिसमें हर चीज रीजन और लॉजिक के साथ प्लेस की गई है। और इस वेल मैनेज्ड सिस्टम का हर एक नन्हा हिस्सा अपनी एक एग्जैक्ट जियोमेट्रिकल पोजीशन और एक्टिव रोल क्लेम करता है। पॉकेट्स, फोल्ड्स, वेसिकल्स और इनहिबिटर्स सब एक इतनी इंट्रिकेट सिंक्रोनी बनाते हैं जो हमें साफ दिखाता है कि उन गिने चुने एलिमेंट्स के बीच का सटीक कम्युनिकेशन ही लाइफ है। इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसी दिशा उभर कर आती है जो हमें उन टेक्स्ट बुक फैक्ट से आगे सोचने पर मजबूर करती है। आज हमने एंजाइम्स के लॉक इन की मैकेनिज्म को डीपली समझा। हमने देखा कि एक्टिव साइट को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए कितनी बारीक डिटेल्स के साथ क्राफ्ट किया जाता है। तो क्या भविष्य में बायोलॉजी की इस 3D प्रोटीन भाषा को पूरी तरह डिकोड करके इंसान खुद लैब्स में सिंथेटिक एंजाइम्स डिजाइन कर पाएगा? ऐसे अनोखे एंजाइम्स जो प्रकृति ने एवोल्यूशन के दौरान कभी बनाए ही नहीं। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। सोचिए कि हम कोई ऐसा आर्टिफिशियल एंजाइम बना सकते हैं
जिसकी एक्टिव साइट बिल्कुल उन कॉम्प्लेक्स माइक्रोप्लास्टिक्स के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लॉक करने के लिए बनी हो, जो आज हमारे ओशंस में सदियों से घुले हुए हैं और डिकम्पोज नहीं हो रहे। क्या वही रासायनिक रहस्य और लॉक इन की मैकेनिज्म एक दिन इस धरती को प्लास्टिक पोल्यूशन से हमेशा के लिए मुक्त कर पाएगा? एक ऐसी पावरफुल और आशावादी संभावना है जिसे हमें इस साइंस के सफर के अगले पड़ाव के रूप में जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए।